तो हमने देखा कि जीएसटी भी लेट फी लगती है। उस केस में भी अगर आप नहीं फाइल हो रही, टाइमली नहीं फाइल हो रही, तो वहाँ उस केस पे भी नोटिस सर्व हो रहे हैं काफी केसेस कि आपकी। 3B में तो वो साथ साथ ले लेता है, तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन 1 में जहाँ पे कलेक्शन गवर्नमेंट जो है पोर्टल के थ्रू नहीं हो रही, लेकिन वो जो है अलग से नोटिस उसके लिए सर्व हो रहे हैं, वहां पे डिमांड करता है कि ड्यू डेट आपकी ये थी, आपने इस दिन तक फाइल नहीं करी थी, इस दिन फाइल करी थी, तो यहाँ से यहाँ तक के इतने नंबर ऑफ डेज बनते हैं, ये लेट फी पे कर दो। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिकली भी चीजों को साथ साथ कोरिलेट करना होगा कि क्या क्या चीजें हमारे लिए होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हम लेट फी से थोड़ा सा हटते हैं, दोबारा से हम टैक्सेशन पे आते हैं कि नॉर्मल टैक्स की जब बात करें तो लेट फी तो उसका पार्ट है। बाय सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईजीएसटी लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी लगाया। अब क्या वो अपना सीजीएसटी और आईजीएसटी अपने पास रख लेगी? अब तो हम इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे ना। हमने एग्जाम्पल पढ़ा था लास्ट डिस्कशन में, जिस तरीके से जब हम आईटीसी क्रेडिट ले रहे थे उसका, उसके बाद अमाउंट बच के आ गया था 2700 राजस्थान गवर्नमेंट को चला गया था, 2700 सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया था, क्योंकि डेस्टिनेशन स्टेट क्या था? राजस्थान था। और लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी वाली थी, जहाँ पे कंज्यूमर था वो भी राजस्थान में था, और जो मेन सेलर सी था वो भी राजस्थान में था। तो इस ऐसे केसेस में 2700 जो थे दोनों के पास आ गए, दोनों गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आ गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी आ गए। क्या अब सेंट्रल जो राजस्थान गवर्नमेंट के पास आए वो तो उसका अपना हो गया। अब जो सीजीएसटी कलेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या अब उस सीजीएसटी कलेक्शन, ऐसे सीजीएसटी कलेक्शन काफी लोगों का होता जाएगा, ऐसे ही जिस जो आईजीएसटी की ट्रांजेक्शन होगी वहां पे आईजीएसटी कलेक्ट होता जाएगा। तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना सारा अमाउंट अपने पास रख लेगी? वो कहेगी आप खाली एसजीएसटी से काम चलाओ, बाकी सारा हम रिटेन कर लेंगे? ऐसा नहीं होता। ऐसे केसेस में जो भी कलेक्शन होती है उसका अपोशन किया जाता है यूनियन और स्टेट के बीच में, अपोशन होता है उसका, उसका उस अमाउंट का जो अमाउंट कंसोलिडेटेड मिलता है उसको जो है बांटा जाता है स्टेट के बीच में, ताकि किसी स्टेट को लॉस ना हो। जैसे हम जानते हैं वो पहले भी होता था, अब भी होता है, लेकिन उसमें जो है जीएसटी यहाँ पे 269 ए में जो है, वहां पे 269 पहले भी अपोषण करता था यूनियन और स्टेट के बीच पे, लेकिन 269 ए जो है वो इसलिए लाया गया क्योंकि जीएसटी की अपोषण भी करानी है। राइट, तो ये बात यहाँ पे लिखी गई, जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ इंटर स्टेट shall be levied and collected by the government shall be apportioned between the union and state in the manner as may be provided by the parliament. पार्लियामेंट इसके लिए मैनर बनाएगी बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन, ये काफी जगह वर्ड यूज होगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, क्योंकि ये सारी चीजें के लिए एक काउंसिल अपॉइंट करी गई है। अभी काउंसिल के लिए भी अलग से सेक्शन नीचे नोटिफाइड है, जहाँ पे जीएसटी काउंसिल को बनाया गया उस सेक्शन के तहत। तो उस काउंसिल का काम क्या रहेगा? उस काउंसिल का काम ही यही रहेगा कि ये सारी चीजें जीएसटी से रिलेटेड जितने काम है वो सारी चीजें जो है, अभी जो 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है 28 तारीख को, 43rd नंबर जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, तो इस तरीके से मीटिंग्स होती हैं टाइम टू टाइम। इसमें सारे मिनिस्टर्स, सारे ये अभी देखेंगे हम कौन कौन कवर होता है उसमें, तो वो सारे लोग मिलके मीटिंग करते हैं, फैसले लेते हैं कि ये चीजें जो है नई नई चीजें चेंज करने की जरूरत है। जैसे अभी एमनेस्टी स्कीम आई हुई है, अगर आप अपडेटेड हो तो, ये एमनेस्टी स्कीम में पिछले, और जो अब लेट फी लगती थी 10,000 रुपए की, उस पर कैपिंग लगा दी है, आगे के लिए भी कैपिंग लगा दी है, वो रिड्यूस कर दी गई है। अगर ये चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बात ये है कि यहाँ पे जो है जीएसटी को अपोषण करने की बात करी गई है कि किस तरीके से जीएसटी को बांटा जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है अलग से आर्टिकल जो है 269 ए इम्पोज किया गया, और यहाँ पे पार्लियामेंट को जो है पावर दी गई कि इस तरीके से पार्लियामेंट जो है डिजाइन करेगी विद द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। काउंसिल और पार्लियामेंट जो है जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है, पार्लियामेंट उसको कंसिडर करती है कि किस तरीके से, और इसलिए जीएसटी काउंसिल बना के देगी कि इतना इतना हमें एलोकेशन करना है इस तरीके से स्टेट्स में, और पार्लियामेंट उसको कंसिडर करेगी। तो इस तरीके से जो है वो पावर कहाँ दी है, यहाँ पे पावर की बात हो जाती है मेनली। आर्टिकल्स जो होते हैं वहां पे कोई किसी एंट्री को हटाना है, मतलब किसी टैक्सेशन को लाना है नहीं लाना, और कौन गवर्न करेगा, ये चीजें होती हैं आर्टिकल में। आर्टिकल बहुत बड़ी चीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान है वो सबसे ऊपर चीज होती है, उससे ऊपर कोई लॉ नहीं है।
ये लिखा होता है इफ एनी लॉ in contravention to constitution of India then the constitution of India prevail। तो constitution of India में जो लिखा होगा वो प्रिवेल करेगा, वो लेवी होगा, और बाकी जो एक्ट होंगे अगर कोई चीज उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है तो वो नहीं मानी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कहता है वो माना जाएगा। तो इसलिए जो है ये सुप्रीम लॉ हम इसको कह सकते हैं, सुप्रीम चीज है वो यही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट की भी डाल दी गई कि इंपोर्ट को भी जो होगा वो भी माना जाएगा डीम टू बी सप्लाई, उसको सप्लाई माना जाएगा इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कभी कोई इंपोर्ट करता है, जब कोई इंपोर्ट करता है तो उस केस में जो है आईजीएसटी लगता है, क्योंकि उसके लिए जो पावर दी गई है वो इंटर स्टेट ट्रेड माना गया, उसको इंटर स्टेट ट्रेड माना गया। जैसे अभी हमने डिफरेंस स्टार्टिंग में देखा था ना, दिल्ली से दिल्ली की मूवमेंट हो रही है वो इंट्रा। उसके अलावा हम कह सकते हैं इसको, अभी हम इतना ही समझ सकते हैं, जब हम सेक्शन 7-8 करेंगे वहां पे बहुत डिटेल में है ये। अभी हम इसके अलावा मान सकते हैं कि सेम स्टेट के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन है वो इंटर हो गई। इसलिए हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, बाहर से कोई चीज आई तो वो इंटर मानी जाएगी, तो इंटर मानी जाएगी तो उसके केस में आईजीएसटी लगता है। इंपोर्ट के केस में भी इन हो रहा है, माल इन हो रहा है, यहाँ सेल नहीं हो रही, यहाँ सप्लाई नहीं हो रही, यहाँ इन हो रहा है। इन वर्ड के केस में भी जैसे हमें पता होना चाहिए कि आरसीएम के प्रोविजन, रिवर्स चार्ज के प्रोविजन होते हैं, वहां पे उसके तहत जो है इंपोर्ट के केस में भी जो है हमारे ऊपर हमें जो है पे करना होता है। तो हम जीएसटी जो पे करेंगे वो कौन सा करेंगे, आईजीएसटी, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट जो है ट्रांजेक्शन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में यही लिखा है कि इंपोर्ट को जो है वो माना जाएगा इंटर स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 कहता है द अमाउंट अपोर्शन टू द स्टेट, अमाउंट अपोर्शन टू द स्टेट शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, हम जो टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, इनकम टैक्स वगैरह, ये सारी चीजें एक फंड में इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे जैसे रेवेन्यू हर साल गवर्नमेंट को देखना होता है कि हमारा कितना कलेक्शन हुआ, उसको किस तरीके से फिर आगे एलोकेट करना है, कहाँ हमें किस में फंडिंग कितनी डालनी है, तो वो अमाउंट एक फंड में इकट्ठा होता है, उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI। तो जो वो कह रहा है जो अमाउंट अपोर्शन होना है स्टेट्स को, जो अमाउंट स्टेट्स को जाना है वो CFI का पार्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है, जो अमाउंट आगे बटना है वो स्टेट्स को चले जाना है, वो कंसोलिडेटेड पार्ट ऑफ इंडिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेट्स को ट्रांसफर हो जाना है। बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो यही बात जो है 269A में लिख दी, ताकि कोई भी जो अमाउंट जो है जो हमारा यहाँ से, हम SGST की बात नहीं कर रहे, SGST तो सीधा सीधा कलेक्ट हो गया। यहाँ पे जो अमाउंट अपोर्शन होगा, मतलब जो अमाउंट अपने कलेक्शन में से, जो अमाउंट उनको गवर्नमेंट को आया होगा उसमें से जो बांटेगी, उसकी बात करिए। जो अमाउंट अपने पोर्शन में से गवर्नमेंट स्टेट्स को देगी, वो अमाउंट जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। वेयर एन अमाउंट एज टैक्स, दोबारा शीट को क्या हुआ, शीट शेयर हो रही है ना, कहाँ थे हम, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आईजीएसटी अपोर्शन टू स्टेट नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड, ये हमने ऊपर से ही पढ़ लिया, तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है। अमाउंट अपोर्शन टू स्टेट, आईजीएसटी जो है वो स्टेट्स में जो ट्रांसफर होएगा, क्योंकि अमाउंट जो है अमाउंट इकट्ठा हो गया, हमने बात करी कि वो अपने पास नहीं रखेगा, उसको एलोकेशन करा जाएगा। तो इस तरीके से एलोकेशन जो होगा उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं डाला जाएगा। थर्ड पार्ट कहता है वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स लेवी अंडर क्लॉज 1, जो हमने लेवी कहाँ पे होगा, क्लॉज नंबर 1 पे होगा, ये हमने जो पढ़ा था, जो कि अपोर्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, शेल बी लेविड एंड कलेक्टेड, जहाँ पे हमने GSTR 1 और 3B की बात करने लग गए थे हम रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे लेविड एंड कलेक्टेड कहाँ हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 पे, तो यहाँ पे उसी की रेफरेंस से बात कर रहा है। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज अंडर क्लॉज 1 यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स लेविड बाय द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 246A shall not form part of consolidated fund of India। नहीं समझ आया, इसको समझते हैं। ये कहता है अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स, अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स में ये इसी की बात कर रहा है, अभी इंटर स्टेट की बात कर रहा है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इंटर स्टेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो कलेक्शन की बात कर रहा है ये आईजीएसटी कलेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कौन से कलेक्शन को बांटने की बात कर रहा है, आईजीएसटी का जो कलेक्शन हो गया
आईजीएसटी का जो गवर्नमेंट के पास फंड आया उसको स्टेट में एलोकेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है थर्ड पॉइंट पे, अमाउंट कलेक्टेड एट टैक्स आईजीएसटी, ठीक है। यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स लेविड बाय द स्टेट, यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इस टर्म को एक इकट्ठा मान लेते हैं, यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। हमारी कोई ट्रांजैक्शन जहां पे हमारी एसजीएसटी की लाइबिलिटी भी बनती है, प्रैक्टिकली कंपेयर कर सकते हैं हम सब, जहां पे हमारी एसजीएसटी की लाइबिलिटी बनती है, क्या हम वहां पे आईजीएसटी को सेटअप कर सकते हैं? एसजीएसटी आईजीएसटी से सेटअप हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। यही वो बात कह रहा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ आईजीएसटी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स लेविड बाय द स्टेट, यूज फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, जो कि पेमेंट जो कि हमारी आईजीएसटी की लाइबिलिटी बन रही थी और जो कि एसजीएसटी से सेटअप हो गई, आईजीएसटी एसजीएसटी से सेटअप हो गया, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। हमारी आईजीएसटी की लाइबिलिटी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ सॉरी एसजीएसटी की लाइबिलिटी, हमारी एसजीएसटी की लाइबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को जाना था, एसजीएसटी की लाइबिलिटी थी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ था तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, ठीक है। वो पार्ट यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कवर अप नहीं होगा, उसकी एलोकेशन अलग से होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, इजी करने के लिए यहाँ पे बॉक्स में बता दिया है, आईजीएसटी यूज्ड विद एसजीएसटी आल्सो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें इसी का ही वाइसी वर्सा केस, इसी को उल्टा कर दें, जैसे हमारी एसजीएसटी की लाइबिलिटी थी, उसको हमने आईजीएसटी, हमारे पास क्रेडिट पड़ा हुआ था, हमने उससे यूज कर लिया, इसका उल्टा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइबिलिटी कौन सी होगी, आईजीएसटी की, और हमारे पास क्रेडिट कौन सा पड़ा होगा, एसजीएसटी का, उसको क्या हम सेटअप कर सकते हैं? कर सकते हैं। एसजीएसटी और आईजीएसटी तो आपस में सेटअप हो जाता है ना, आई थिंक कोरिलेट कर पा रहे होगे, सब प्रैक्टिकल करने वाले बंदे हैं, सबको पता है किस तरीके से प्रैक्टिकल फाइलिंग होती है, तो कौन सा किसके साथ सेटअप होता है सबको पता होना चाहिए। तो वहां पे इसलिए मैं इसमें टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात बोली है उसने, अमाउंट कलेक्टेड एट टैक्स मतलब आईजीएसटी लेविड बाय सॉरी एसजीएसटी लेविड बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 246 ए, 246 ए में हमने देखा था ना, वन और सेकंड, वन में क्या किसको पावर दी थी, एसजीएसटी एक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी थी, राइट, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी थी। तो वहां पे उसी की बात कर रहा है, अमाउंट कलेक्टेड एज लेविड बाय द स्टेट एसजीएसटी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, उसको आईजीएसटी के साथ से वो यूज कर लिया, शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब इसका वाइस वर्सा केस है, एसजीएसटी यूज्ड विद आईजीएसटी आल्सो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आईजीएसटी का जो मेन कोर अमाउंट निकल के आएगा उसकी एलोकेशन होनी है स्टेट्स को। अगर इतना क्रक्स पार्ट समझना चाहते हो तो ये है, आईजीएसटी का अमाउंट जो निकल के आएगा उसकी एलोकेशन स्टेट्स को होगी, वो कैसी होगी, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा और विद द जो है पार्लियामेंट को उसको जो है अप्रूव करेगा। तो इस तरीके से जो है या ये जो सेक्शन है वो यही बात कहना चाह रहा है 269 ए, वो यही कहता है कि इंटर स्टेट के केस में जो है लेवी होगा और जो भी लेवी और कलेक्ट होगा, पावर तो ऊपर मिल गई, लेवी और कलेक्ट जो भी होगा इंटर स्टेट में, और वो उसमें इंपोर्ट भी इंक्लूड है, वो अमाउंट जो निकल के आएगा, जो आईजीएसटी का फंड इकट्ठा हुआ, वो फंड कहाँ बटेगा, वो कहाँ फंड बटेगा, अलग अलग स्टेट में बटेगा, और वो कौन डिसाइड करेगा, कंसोलिडेट जो है जीएसटी काउंसिल, राइट। बढ़े आगे, पॉइंट नंबर 5 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी मैंने इसका जिक्र किया, जब मनीषा ने एक क्वेरी पूछी तो इसका जिक्र किया, वो किस तरीके से फॉर्मुलेट होगा, उसके रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस होते हैं, व्हेन अ सप्लाई टेक प्लेस, इसके रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन हम पढ़ेंगे, इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शंस हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई किस टाइम पे जो है हमारी जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होगी, जैसे हम मंथली रिटर्न, क्वार्टरली, ये सारी रिटर्न्स जाती हैं, तो हमारी कब हमारी लाइबिलिटी बनती है, हमें जब जीएसटी देना गवर्नमेंट को पड़ता है, वो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई के भी अलग से जो प्रोविजंस हैं वो सारे जो है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे
पॉइंट नंबर 5 में बात करिए, पार्लियामेंट में बाय ऑर्डर फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल, उसके जो है तरीके जो है फॉर्मुलेट करे जाएंगे। इसके लिए जो है हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस है और क्या टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन है इन केस ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम सेक्शन 10 में मूव करते हैं। सेक्शन 10 भी इसी तरीके का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम 1 से लेकर 10 तक हो चुके हैं, 20 सेक्शन है टोटल, 10 तक हम हो चुके हैं। बाकी बाद के सेक्शन छोटे छोटे हैं, वो ज्यादा बड़े नहीं है, जो मेजर पार्ट है वो यही कवर अप होता है मोस्टली। अब इसके बाद के सेक्शन फटाफट हो जाएंगे हमारे ऑलमोस्ट। एक सेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, जीएसटी काउंसिल वाले, बाकी तो छोटे छोटे हैं। अब बात करता है ये, इसने आर्टिकल 270 में जो है उसमें चेंजेस करे। इसमें क्या चेंजेस करे, जो छोटी सी बात थी यहाँ पे सेक्शन 268, 268, 269, यहाँ पे 268 सेक्शन 268 ए जो है और 268 जो ए जो है उसके रिगार्डिंग अभी हमने ऊपर अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे हमने 268, यहाँ पे आपके साथ शेयर हो रहा है ना, 268 ए, हमने देखा कि ये दोनों के दोनों जो है डिलीट कर दिए गए। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन ये भी डिलीट हो गया और सर्विस टैक्स वाला भी डिलीट हो गया। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, अब देखो आर्टिकल नंबर बता दिए ना, अब दोबारा वहीं चलते हैं। अब आर्टिकल नंबर 268, 268 और 269 के साथ यहाँ पे बेसिकली अब क्या कर दिया, यहाँ पे 268, ठीक है, 268 में और भी चीजें थी, इसलिए उसके अलावा वहां पे जो चीजें थी उसमें मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन को हटा दिया गया था। 268 ए जो कि सिर्फ सर्विस टैक्स का था उसको टोटली डिलीट कर दिया था, ठीक है। इसलिए 268 का जो रिमेनिंग पार्ट था इसलिए उसको रखना जरूरी था, ठीक है। ये ओल्ड कह सकते हैं हम इसको और ये न्यू कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बदलाव करा गया, 268 में एक पार्ट ही हटाना था इसलिए बाकी का रिमेनिंग था, इसको पूरा हटा दिया। 269 को ऐसे का ऐसे ही रखा क्योंकि 269 में 269 ए ऐड हुआ था, तो इसलिए 269 के साथ साथ 269 ए अलग से ऐड कर दिया, तो हमारा ये ओल्ड बन गया, ये पहले था, और हमारा नया जो है वो कवरेज जो आई वो आर्टिकल 270 के अंदर जो कवरेज थी उसमें इस तरीके से पुराने आर्टिकल्स के नंबर्स जो हैं वो डिलीट और ऐड कर दिए गए, राइट। इस तरीके से इसमें और क्या चेंजेस करे गए, आफ्टर क्लॉज 1 जिसकी हमने जिक्र करी, जिसमें सिर्फ इतना सा चेंज था, एक क्लोज और इंसर्ट करा गया, तो 1 के बाद इंसर्ट करेंगे तो उसको 1A कहा जाएगा। 1A कहता है टैक्स कलेक्टेड बाय द यूनियन, टैक्स कलेक्टेड बाय द यूनियन अंडर क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 246A। अब 246A में हमने सबसे अच्छा टाइम लगाया है, 246A सबसे पहला वाला, जहाँ पे यूनियन को पावर दी CGST, स्टेट को पावर दी SGST और यूनियन को पावर दी मतलब पार्लियामेंट को पावर दी IGST। यहाँ पे क्लॉज 1 की बात कर रहा है, तो बेसिकली ये बात कर रहा है CGST के बारे में। तो ये कहता है अमाउंट कलेक्टेड बाय द यूनियन, मतलब क्या कमाओ, किसकी बात कर रहा है, ये CGST की बात कर रहा है। कलेक्टेड shall also distributed between the union and the state। अभी जब हमने ऊपर बात करी थी, देखो फर्क समझना जरूरी है, जितना हम इसको क्लियरिटी के साथ करेंगे ना उतना मजा आ जाएगा इसमें। यहाँ पे हमने जो 269A में जो हमने बात करी थी ना लेवी कलेक्शन की, ये IGST की बात करी थी फॉर द इंटर स्टेट मूवमेंट, फॉर द इंटर स्टेट मूवमेंट IGST की बात करी थी। यहाँ पे हम क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं। क्लॉज 1 में क्या कवर हो रहा था, क्लॉज 1 में क्या कवर हो रहा था, क्लॉज 1 में कवर हो रहा था CGST और SGST। तो यहाँ हम अभी यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन का CGST का पोर्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि SGST का तो एलोकेशन होना ही नहीं, वो तो सीधा सीधा SGST उस सरकार को मिल गया, वो अपने पास रख रही है, ठीक है। CGST की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है। सीजी यहाँ पे इजी करने के लिए मैंने लिख भी दिया है, CGST कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ऊपर किसको बांटा था, IGST को, यहाँ किसको बांट दिया, यहाँ किसको बांट दिया, यहाँ यहाँ पे यहाँ ऊपर क्या बांटा था, IGST बांटा था यूनियन और स्टेट के बीच में, यहाँ क्या बांटा, CGST को बांटा यूनियन एंड स्टेट के बीच में, एज पर द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज 2। इसके बाद के जो क्लॉजेस थे सेक्शन आर्टिकल 270 में वो सेम ही चलते हुए रहे, मैनर उसी तरीके से एलोकेशन का है CGST का मैनर, इसलिए जो है जो चेंजेस हुए, जो एड ऑन हुआ वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो 1A में जो ऐड करा गया कि CGST की एलोकेशन के रिगार्डिंग डाला गया कि यूनियन और स्टेट दोनों में उसको बांटा जाएगा, और यहाँ पे B पार्ट 1A के बाद
1 के बाद नया क्लॉज ऐड हुआ 1A, क्योंकि 2 नंबर ऑलरेडी था, तो 1 में ऐड करना है, तो 1A और 1B जो है नया डाला गया 1 के बाद। आर्टिकल 270 में ऐड करा गया, ठीक है। आर्टिकल 271 2 सारे ऑलरेडी थे, चेंजेस कहाँ करे गए, 1 के बाद जो है डाला गया 1 में। एक तो चेंज कर दिया, कौन से आर्टिकल जो हट गए उसको हटा दिया, जो नए ऐड हो गए उसको ऐड कर दिया। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट में हमने यही देखा, फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, 1A और 1B ऐड कर दिया। 1B सीजीएसटी के एलोकेशन की बात करता है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आईजीएसटी जो कलेक्ट हो रहा है, इजी फॉर्म में जो है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आईजीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैज बीन यूज्ड फॉर द पेमेंट बाय द यूनियन। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो, आईजीएसटी यूज्ड फॉर द यूनियन, IGST used for the payment of tax levy and by the union, and the amount apportioned to the union shall be distributed between the union and the state in the manner provided in the clause 2। तो यहाँ पे भी आईजीएसटी की कलेक्शन की बात कर रहा है कि उसकी भी एलोकेशन जो है वो यहाँ पे भी उसका पॉइंट डाला गया 1B में भी आईजीएसटी के रिगार्ड। अब हम सेक्शन 11 में देखें तो सेक्शन 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जस्ट हल्का सा हम देख लेते हैं कि वहां पे जो था वो आर्टिकल 271 की बात करता था। जो आर्टिकल 271 सरचार्ज लेवी करता था। जैसे कई केसेस में हमें इनकम टैक्स में भी पता होना चाहिए कि सरचार्जेस लगते हैं, एक इनकम से ऊपर जो है सरचार्ज लेवी होता है। तो वो सरचार्ज जैसे 50 लाख ऐसे करके दायरा बनाया हुआ है, उससे ऊपर की इनकम के ऊपर जो टैक्स, तो इनकम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 10% सरचार्ज भी लगता है। तो ऐसे केसेस में उसको जो है वो जीएसटी के साथ उसकी कोई मिक्सअप ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, आफ्टर आफ्टर इन दोज आर्टिकल्स जहाँ पे लिखा था उसके बाद क्या कर दिया, एक्सेप्ट जीएसटी अंडर आर्टिकल 246A। 246A के अलावा आपने सरचार्ज लगाना है, यूनियन को कहता है आपने सरचार्ज लगाना है लगाओ, लेकिन जीएसटी का 246 जो हमें पावर देता है उसको मत छेड़ना, वो वैसे के वैसे ही रहेगी। इसलिए यहाँ पे डाल दिया एक्सेप्ट, इसलिए यहाँ पे वर्ड डाल दिया एक्सेप्ट जीएसटी अंडर आर्टिकल 246। आपने सरचार्ज लगाना है लगाओ। हमें पता होना चाहिए जीएसटी में सेस का भी अलग से जो है एक्ट बना हुआ है, अगर कोई कमी पेशी होगी तो सेस को जो है कंपनसेशन सेक्स जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट बना हुआ है अलग से। तो यहाँ पे सरचार्ज जो लिखा हुआ था आर्टिकल 271 में, इसमें कह दिया कि भैया यूनियन आप इसको नहीं छेड़ना, आप जो है 246 में हमें जो पावर दे दी है, स्टेट को भी पावर मिल गई है, उसको कोई उसमें कोई ये सरचार्ज का पंगा ये नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे एक्सेप्ट करके उसको अलग से जीएसटी को अलग कर दिया गया। इसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन कह रहा था जिसमें हमारा टाइम लगेगा, उसके बाद छोटे छोटे सेक्शन निकल के आएंगे, जस्ट बहुत ही छोटे छोटे। इसमें हमने जो मेन बात कर रहे थे जिसमें टाइम लगने वाला है वो है जीएसटी काउंसिल का सेक्शन। इसके लिए सेक्शन 12 में इसके लिए बात करी गई। आफ्टर आर्टिकल 279 एक जो है अलग से आर्टिकल 279A जो है इंसर्ट करा गया। जब भी आर्टिकल बीच में, क्योंकि आर्टिकल ये सीरीज में चल रहे हैं ना, सारे आर्टिकल सीरीज में चल रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया के, जब चेंज करना है उसमें और नई चीज ऐड करनी है तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है बीच में ए आर्टिकल के बाद जो है ए ऐड, 246 में देखा हमने 246A ले आए, 269 में देखा हमने 269A ले आए, यहाँ पे 279 में 279A ले आए। 279A कहता है प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज from the date of commencement of the Constitution 101 Amendment Act। इस एक्ट के बनने के 60 दिन के अंदर, स्टार्टिंग में भी मैंने ये बात बोली थी कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे वहां पे मैं दिखाऊंगा कि क्या तरीका था। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी था 60 दिन जीएसटी काउंसिल, ये लिखा था ना। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि जब बनी 8 सितंबर 2017 को बनी, एक्ट बनने के अंदर 60 दिन के अंदर जो है जीएसटी काउंसिल बनानी जरूरी है, क्योंकि अब सारा काम किसने करना है, एक्ट में लिख दिया भैया जीएसटी लगेगा, अब काम कौन करेगा, जब जीएसटी लगेगा उसका सीजीएसटी एक्ट ये सारे बनेंगे तो जाके होगा। तो इसलिए लिख दिया प्रेसिडेंट शेल, शेल मतलब शेल और मे का मतलब पता होना चाहिए। शेल जो होता है जहां पे मैंडेटरी होता है, और मे कहाँ पे होता है जहां पे मर्जी होती है, जहां पे जो है जो है मैंडेटरी नहीं होता वहां पे मे वर्ड यूज किया जाता है। देखो कई जगह मे लिखा होगा। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट जो है उसको नेसेसरी होगा वो बनाएगी, लेकिन कई केसेस में मे भी शेल यूज किया जाता है। ये गवर्नमेंट ये जो है ये लॉज की लैंग्वेज है। मोस्टली जो होता है मे जो है वो ऑप्शनल, और जहाँ पे शेल है वो फॉलो करना मैंडेटरी होता है। तो इसलिए यहाँ पे शेल वर्ड का यूज करा गया कि प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है
60 दिन के अंदर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट कब बना था? अभी हमने ऊपर डेट देख ली थी, स्टार्टिंग में डेट डाल ली हुई है मैंने, 8 क्या थी वो, स्टार्टिंग में डेट डाल रखी है ना एकदम टॉप में इसकी 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016 इसकी डेट मेंशन कर रखी है। तो यहाँ से हमारे को 60 दिन का टाइम मिला कि प्रेसिडेंट को जो है वहां पे अप्रूव करना होगा और जीएसटी काउंसिल फ्रेम करनी होगी। दोबारा आते हैं अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पे बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ काउंसिल कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल। एक काउंसिल बनानी होगी जिसको कहेंगे जीएसटी काउंसिल, और वो कब बन गई? 15 सितंबर 2016 को ही बना दी। 60 दिन का टाइम था, 60 दिन से पहले ही ये जो है, अभी मैंने ऊपर डेट दिखाई आपको एक्ट की, ये डेट हो गई काउंसिल बनने की। अब इस काउंसिल में कौन कौन मेंबर होंगे? काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन मेंबर होंगे? एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, पूरी इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो गया? मिसेस निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज एंड रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस कौन हो गया? मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, राइट। ये हो गए यूनियन बेसिस पे। मिनिस्टर इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच सच स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट का भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है। आपको देखो बैकग्राउंड थोड़ा सा होना चाहिए कि यूनियन, एक तो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर हो गया और हर स्टेट का भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो वहां पे या वो सारे मिनिस्टर्स, ये तो मेन हो गए, ये तो यूनियन मिनिस्टर और अपना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, ये तो मेन हो गए। इसके अलावा जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हो गए या अदर मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे के सारे मिलके जो है इस काउंसिल के मेंबर होंगे। इसको जो काउंसिल फॉर्म होगी, इसको बना देते हैं, ये काउंसिल बन गई। इस काउंसिल के ये सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे मेंबर्स बन गए। अब ये मेंबर्स बन गए, इसको इनको काम क्या करना है? मेंबर ऑफ जीएसटी शेल चूज अमंग देमसेल्फ टू बी अ वाइस चेयरमैन। इनमें से अपने आप में से एक बंदे को जो है, इन्होंने इन्हीं में से एक बंदा कोई ना कोई वाइस चेयरमैन बनेगा। वाइस चेयरमैन किसका? वाइस चेयरमैन ऑफ काउंसिल, काउंसिल का वाइस चेयरमैन बनेगा, राइट। और अब इसका काम क्या है? शैल मेक रिकमेंडेशन। ऊपर भी हमने देखा था ना, कहाँ पे हमने ऊपर भी देखा था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है उसमें वो रिकमेंड करते हैं, उसमें वो रिकमेंडेशन देते हैं, और जब वो रिकमेंडेशन अप्रूव हो जाते हैं वाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, फिर जाके वो जो है वो जो है एनफोर्स हो जाती है। अभी हमने जब 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग पड़ी, 28 तारीख को वो काउंसिल मीटिंग आई, 28 मई को वो काउंसिल मीटिंग आई, क्या उसी दिन से एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलने लग गया? नहीं, वो फिर नोटिफाई हुई, उसको नोटिफाई किया गया। हमने उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी डिस्कस करी है, चैनल पे भी डाली है। नोटिफिकेशन नंबर 14 नंबर से लेकर 17 नंबर से लेकर 27, 11 नोटिफिकेशन इसके लिए रिगार्डिंग इशू हुई, जहाँ पे एमनेस्टी स्कीम के बेनिफिट दिए गए, जहाँ पे इसके अलावा लेट फी में जो चेंजेस करे गए, उसमें जो डेट एक्सटेंड करी गई, जो इंटरेस्ट में चेंजेस करे गए, इंटरेस्ट के रेट में भी चेंजेस करे गए, कब कब इंटरेस्ट नहीं लगेगा वो चेंजेस करे गए। तो वो जब नोटिफाई हो जाता है, तो ये कब नोटिफाई करी थी इसको? 1 जून 2022 जो 2021 को जो है ये नोटिफाई करी गई, 4 दिन पहले इसको नोटिफाई करा, तो जाके ये एनफोर्स में आई, तो जाके ये लीगल वैलिडिटी इसकी तैयार हुई। तो इस तरीके से एक प्रोसीजर पार्ट है ये, जो है काउंसिल मीटिंग में डिस्कस करेगी, रिकमेंड करेगी, उसके बाद ये अप्रूवल होंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली के लिए करने के लिए नोटिफिकेशंस भी थोड़ा बहुत देखा करो, पता नहीं कितने देखते हो, लेकिन देखनी चाहिए। उसको जितना प्रैक्टिकली लिंक करोगे उतना अच्छा है। अब हम यही बात कर रहे थे कि जीएसटी काउंसिल क्या करेगी? शेल रिकमेंड, क्या क्या रिकमेंड करेगी कि टैक्सेस क्या रखने हैं, सेस क्या रखने हैं, सरचार्ज क्या रखने हैं, कौन कौन से हमें टैक्सेस को सब्स्यूम करना है। स्टार्टिंग में 17 टैक्स सब्स्यूम करे ना, किसने करे ये सारी चीजें? जीएसटी काउंसिल को करना था ये सारी चीजें। और अब कौन से गुड्स और सर्विसेज को एग्जेम्प्टेड करना है, कई केसेस पे एग्जेम्प्टेड होते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता, किसी में सब्जेक्ट टू में डालना है, किसी में कई बार क्या होता है कुछ रेट जो है कंसेशन दिया जाता है कि इस रेट, इसका एग्जिस्टिंग रेट ही है, लेकिन इसको जो है 50% जो है इसकी एग्जाम्पशन है। तो ऐसे के अलग अलग एग्जाम्पशन, फुल्ली एग्जाम्पशन, पार्शियल एग्जाम्पशन, तो ये सारी चीजें कौन डिस्कस करता है? ये सारी चीजें जीएसटी काउंसिल। मॉडल जीएसटी लॉ, सबसे पहले जब जीएसटी आया तो इसका एक मॉडल जीएसटी लॉ बनाया गया
कि किस तरीके से इसको हम बनाएं, किस तरीके से उसको फॉर्म करा जाए। तो मॉडल जीएसटी लॉ स्टार्टिंग में जो है उसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ लेवी, किस तरीके से लेवी होगा, अपोर्शन कैसे होगा जीएसटी का, अभी हमने बात भी करी कि 269A में हमने बात करी कि किस तरीके से उसको एलोकेशन करा जाएगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन किस तरीके से रहेंगे, और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी, कितने तक जो है वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। हमें पता है ना कि कितने लिमिट तक, जब हम सेक्शन 22 पढ़ेंगे, सेक्शन 22, 23, 24 ये सारी जो बात करते हैं वो थ्रेशोल्ड लिमिट की ही बात करते हैं। तो वहां पे सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह, ये सारी चीजें कौन डिस्कस करता है, कौन ये फाइनलाइजेशन करते हैं, ये सारे जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस किया जाती है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी, रेट क्या रहेगा, स्पेशल रेट किसी के केस में लगाना है, न्यूचर अगर कोई क्लैमिटी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे केसेस में जैसे केरल में फ्लड आया था तो केरल सेस लगाया गया था। तो इस तरीके की कौन डिसीजन लेता है, स्पेशल प्रोविजन। कुछ स्टेट है जिसको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहते हैं, बहुत सारे स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ के लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं इन स्टेट्स के लिए। तो ऐसे बहुत से डिसीजंस होते हैं जो कि जिनको कौन टैकल करेगा, जिनको जीएसटी काउंसिल टैकल करेगी। इसके बाद जीएसटी काउंसिल शैल रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी शैल बी लेविड ऑन द पेट्रोलियम क्रूड। अब इन सब चीजों में, पेट्रोल में, डीजल में, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, इनमें आज भी जो है जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी कि इनके ऊपर भी जीएसटी लगे, तो उस दिन से इनके ऊपर भी जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पावर इन 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर पावर भी किसके पास है, जीएसटी काउंसिल के पास पावर। इसके बाद कहता है वाइल डिस्चार्जिंग द फंक्शन कंफर्म बाय द आर्टिकल जीएसटी काउंसिल सेल एचएसएन कोड, जो है हम एचएसएन कोड वगैरह पढ़ते हैं, एचएसएन कोड डालते हैं, वो सारी चीजें ये सारी चीजें किसको करनी है, सारे काम, ये सारे काम जीएसटी काउंसिल को करने हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए, मीटिंग में एक कोरम होता है, अगर आपने कंपनी एक्ट वगैरह पढ़ा हो तो वहां पे भी ये वर्ड यूज होता है कोरम। कोई भी मीटिंग के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स कम से कम चाहिए, 50% जो है मेंबर्स चाहिए किसी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। यहाँ पे जो है 50% अटेंडेंस कह सकते हैं हम इसको, वहां पे चाहिए। जीएसटी काउंसिल परफॉर्मेंस फंक्शंस, ये सारी काम करेगी, जो भी डिसीजन ये लेगी उसमें क्या रहेगा, ये डिसीजन, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि एवरी डिसीजन, जो भी जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन होगा, जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन इन द मीटिंग बाय द मेजोरिटी। बाय द मेजोरिटी मतलब 50% जो है, क्योंकि इतने सारे मेंबर हैं, कोई उस चीज को कहेगा हाँ ऐसा होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अलग अलग बंदे हैं तो अलग अलग राय होगी। तो ऐसे केसेस में वो कब पास होगा, वो डिसीजन कब अप्रूव होगा, जब वो 50% से ज्यादा लोग कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। और 50% में भी जो है वेटिंग वोट्स होते हैं। वेटिंग वोट्स बोले तो वेटिंग वोट इस तरीके से होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है 1/3 वेटेज दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 वेटिंग दी जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट को रिमेनिंग 2/3 वेटेज दी जाती है। इसको हम समझने के लिए इस तरीके से, और हमें टोटल कितना चाहिए, टोटल हमें चाहिए 50%। मान लेते हैं कोई डिसीजन है स्टेट गवर्नमेंट में से, स्टेट गवर्नमेंट में से हम कहते हैं कि ये 1/3 कितना हो गया, ये 1/3 हो गया हमारा 33.33%, और 2/3 कितना हो गया 66.67%। कोई डिसीजन है, कोई एक डिसीजन है, किसी प्रोडक्ट में कहा कि यार इसका ना रेट जो है इसको 12 से 5 करना है, 5 कर देते हैं। कितने लोग कहते हैं होना चाहिए, वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं हाँ होना चाहिए, इसका रेट जो है 5 हो जाना चाहिए, कहते हैं नहीं, कोई कहते हैं नहीं जी 12 ही रहने दो। तो इसका जो वो वेटेज है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट वालों ने जो रिप्रेजेंट किया, मान लो कि 30% लोगों ने कहा कि ठीक है, 30%, 100 में से 30% लोगों ने कहा कि ठीक है, तो ऐसे केसेस में कितना हो जाएगा, 30 इंटू 66.67। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सारे कहते हैं कि ठीक है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बंदे हैं उनमें से, ठीक है, सारे कहते हैं कि ठीक है, मतलब ये इसका इसका कितना हो गया, 100% वोटिंग हो गई। तो यहाँ पे हमारी वोटिंग कितनी आ गई, 30 का 60, ये हो गया 20, ये आ गया 20, और ये यहाँ पे इस पे 100% वोटिंग आ गई, और यहाँ 30% वोटिंग आ गई। यहाँ के 30 लोग कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, कोई गवर्नमेंट कहती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट कहती है नहीं, कोई स्टेट गवर्नमेंट कहती है हाँ। तो 30% लोग हाँ कहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो 100% लोग हाँ कहते हैं। तो यहाँ कितनी हो गई 33.33, तो टोटल कितनी हो गई 53.33, तो ये पास हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो है वेटेड बेसिस पे जो है वोट्स जो हैं प्रेजेंट किए जाते हैं और वेटेड जो है उस डिसीजन के हिसाब से देखा जाता है कि वो अप्रूव होता है केस कि नहीं होता। तो इस तरीके से इसमें वोटिंग चलती है। अब अगला पॉइंट कहता है कि नो एक्ट प्रोसीडिंग शैल बी इनवैलिड बाय द रीजन ऑफ एनी वैकेंसी। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन जब ये काउंसिल फॉर्म करी कोई गलती हो गई, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ऐसा नहीं होगा कि कोई जो फर्दर डिसीजंस लिए गए उनको भी गलत ठहरा दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो यही बात पॉइंट नंबर 10 में कही, नो एक्ट और प्रोसीडिंग शैल बी इनवैलिड, कोई भी इनवैलिड नहीं होगी किस रीजन से, एनी वैकेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई वैकेंसी रह गई, कोई पर्सन अपॉइंट नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं है कि डिसीजन भी जो है इनवैलिड मान लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई डिफेक्ट हो गया इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन, तो ऐसे केसेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो डिसीजन लिए गए हैं माने जाएंगे। एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, कोई भी दिक्कत आई तो ऐसे केसेस में जो डिसीजन है वो उनकी वैलिडिटी जो है वैसे की वैसे ही रहेगी, वो अप्रूव्ड ही रहेंगे। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया, इस तरीके के डिसीजंस वहां पे काउंसिल मीटिंग में जो उनसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर डिस्कस किया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं और लास्ट में वो रिकमेंड किए जाते हैं, फिर वो नोटिफाई होते हैं। प्रोसीजर मैंने बता दिया, प्रोसीजर इसी तरीके से रहता है हर केस में, और जीएसटी का भी वही तरीका है जैसे बाकियों में रहता है। तो जीएसटी काउंसिल एस्टेब्लिश अ मैकेनिज्म टू adjudicate any dispute between the गवर्नमेंट और एनी और वन और मोर स्टेट। कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो कि गवर्नमेंट अपनी अपनी अलग ही उस पर चल रही है, स्टेट अलग ही बात कर रही है, तो ऐसे कोई मसले हैं तो वो सारे कौन सुलझाएगा, वो जीएसटी काउंसिल सुलझाएगी। जहाँ पे गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में झगड़ा है, या फिर स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑन एंड स्टेट ऑन वन साइड, मान लो कोई गवर्नमेंट भी किसी डिसीजन कोई बात के लिए और कुछ स्टेट, 5 स्टेट एक साइड पे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस 5 स्टेट, और बाकी जो है अलग साइड पे हैं, तो ये सारे मुद्दे कहाँ कौन डिस्कस करेगा, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल को डिस्कस करने होंगे। यही अगर हम इसको इजी फॉर्म में चार्ट फॉर्म में समझे, तो सबसे पहले हमने बात करी कि एक तो मीटिंग के बारे में कि 50% हमें वोटिंग राइट चाहिए ही चाहिए, 50% वोटिंग राइट, 50% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, राइट, 50% अटेंडेंस हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, राइट, वो इतना मायने नहीं रखता। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेगा इसका, राइट, वाइस चेयरपर्सन जो है वो आपस में डिसाइड कर लेगा, हमने ऊपर पढ़ा था। फेडरल बॉडी 15 सितंबर 2017 को वो 2016 को फॉर्म हो गई, हमने ऊपर डेट भी लिख दी है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि वेटेज जो है यूनियन को 1/3 और स्टेट को 2/3 की जो है वेटेज दी जाएगी। हमने देखा एग्जांपल लेके भी देख समझा किस तरीके से जो है इसकी वेटेज के हिसाब से जो है डिसीजन लिए जाएंगे। डिसीजन कैसे होंगे, डिसीजन टेकन बाय मेजोरिटी, जो मेजोरिटी जो वोट्स निकलेंगे उसके हिसाब से डिसीजन रहेंगे। एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंटेड एंड वोटेड, इतने मिनिमम वोट्स तो चाहिए ही चाहिए, कितने मिनिमम 75% वोटिंग तो चाहिए ही चाहिए किसी डिसीजन को अप्रूव होने के लिए। यहाँ पे जो था ना डिसीजन अप्रूव होने के लिए, वहाँ पे 75% जो है वो चाहिए, प्रेजेंटेड एंड वोटिंग की लिस्टिंग चाहिए। कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यूनियन फाइनेंस ये रहेगा रहेगा सीतारमन की बात करी हमने यहाँ पे, स्टेट चार्ज रेवेन्यू ये रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद जो है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हमने बात करी, स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो, ठीक है, ये सारे और एनी अदर मिनिस्टर्स, ये सारे मिलके जो है वो काउंसिल मीटिंग के मेंबर्स होंगे, राइट। पावर एंड फंक्शंस क्या रहेंगे इनके, हमने ऊपर भी डिस्कस किया इसको, जस्ट इसको इजी करने के लिए चार्ट फॉर्म में टैक्सेस सेस ये सारे करेंगे, जीएसटी सब्स्यूम करना है, स्पेशल रेट थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी, एनी अदर मैटर, ये सारे जो है मोटे मोटे जो मैटर्स थे वो यहाँ पे डाल दिए। तो ये सारी जो है डिसीजन कौन लेगा, हमारे को सबसे मेन चीज हो गई है आर्टिकल 279A जीएसटी